राजनीति। नमस्कार, भारत एट 7 देखना शुरू कर चुके हैं आप डीडी न्यूज पर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि पर जताई संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। अल्पसंख्यकों की हालत पर प्रधानमंत्री ने खुलकर रखी बात, जताई गहरी चिंता। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले, क्लीन ट्रांसपोर्ट पर जोर। भारतीय रेलवे में 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए 6,839 करोड़ रुपए मंजूर। संसद के बजट सत्र का समापन। दोनों सदनों में बजट प्रक्रिया के साथ जमकर हुआ विधायी कामकाज। वक्फ संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित। और पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति को लेकर भाजपा का ममता सरकार पर हमला, मांगा इस्तीफा। कहा घोटालों को दबाने के लिए शुरू कर देंगी दंगा फैलाना। हेडलाइंस के बाद अब भारत एट 7 में राज्यों से बड़ी खबरें। और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर लंबे इंतजार के बाद आयुष्मान योजना को लागू किया गया है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना 5 अप्रैल को दिल्ली में लागू हो जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच 5 अप्रैल को समझौता होगा। इस योजना के तहत निर्धारित इलाज के खर्च का 60% केंद्र और 40% दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली में योजना लागू होने से लाभार्थी को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। दिल्ली आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 34वां राज्य होगा। पेश है इसी पर यह खास रिपोर्ट। अप्रैल का महीना दिल्ली वालों के लिए ढेरों खुशियां लाने वाला है। जिस आयुष्मान कार्ड का दिल्ली के लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वो खत्म हो सकता है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 5 अप्रैल को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का समझौता होगा। इसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। योजना के लागू होने के बाद दिल्ली में लाभार्थियों को 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के साथ 5 लाख का टॉप अप भी, यानी 10 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन यानी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलेगा और वो भी योजना के दायरे में आएंगे। देर से ही सही, लेकिन दिल्ली में लॉन्च होने के बाद आयुष्मान योजना का फायदा दिल्ली वालों को जमकर मिलने वाला है। दिल्ली आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 34वां राज्य होगा। दिल्ली चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने वादा किया था कि दिल्ली में सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। अब वो वादा पूरा हो रहा है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों को कार्ड बनाने सहित सभी तकनीकी बातों की ट्रेनिंग दी गई है। अभी दिल्ली में करीब 7 लाख परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएंगे। दिल्ली में 6 लाख लोग 70 साल से ऊपर के हैं, वो भी आयुष्मान भारत के दायरे में आएंगे। दिल्ली सरकार
आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की लिस्ट को भी अपडेट कर रही है। दिल्ली में अभी 67 अस्पताल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का इलाज करते हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ सकती है। आयुष्मान भारत योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। पूरे देश की बात करें तो आयुष्मान योजना से देश के 30,000 से ज्यादा अस्पताल जुड़े हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक देश भर में 37 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों का कार्ड बन गया है। करीब 8 करोड़ लाभार्थियों ने इलाज से फायदा उठाया है और गरीब लोगों की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। खास बात यह है कि पोर्टेबिलिटी के कारण देश के दूसरे राज्य के लाभार्थी भी आयुष्मान कार्ड से दिल्ली में इलाज करा सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीबों को गरीबी से उबारने में अहम भूमिका निभा रही है। ये योजना विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो दिल्ली वालों के लिए ये खुशखबरी। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां से बड़ी खबर है। जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने रिकॉर्ड 16,390 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। यह कलेक्शन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र 16% की ग्रोथ के साथ दूसरे और तमिलनाडु 15% की ग्रोथ के साथ तीसरे स्थान पर है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ने दर्ज की एक और बड़ी उपलब्धि। जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में बना अग्रणी राज्य। वर्ष 2024-25 में राज्य ने कुल 16,390 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह किया। देश भर में सबसे अधिक 18% की वार्षिक वृद्धि दर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने कुल 16,390 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह कर देश भर में सबसे अधिक 18% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ये ऐतिहासिक उपलब्धि केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जन भागीदारी पर आधारित सुशासन की पहचान है। पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन में हमारा ये प्रदेश नंबर 1 है। इसलिए इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी और उनके पूरे विभाग को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वर्ष की भांति की अपेक्षा इस साल 18% ग्रोथ हुआ है जीएसटी कलेक्शन में और 16,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन मतलब हमारे प्रदेश में हुआ है। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र 16% के ग्रोथ के साथ दूसरे और तमिलनाडु 15% की ग्रोथ के साथ तीसरे स्थान पर है। जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में एसजीएसटी में 1,301.09 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जो कि मार्च 2024 की तुलना में 72% अधिक है। ये पहली बार है जब राज्य ने एसजीएसटी संग्रह में 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। वहीं मार्च 2025 में ही आईजीएसटी का कलेक्शन 756.73 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है। इस प्रकार मार्च 2025 में कुल जीएसटी कलेक्शन 2,057.82 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च 2024 के 1,443.66 करोड़ रुपए की तुलना में 43% अधिक है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यवासियों को राहत देते हुए पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया है। यह नया मूल्य 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। सरकार के इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है, जो लंबे समय से ईंधन की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे थे। हमारी सरकार ने इस बजट में पेट्रोल की कीमत पर प्रति लीटर 1 रुपया का कमी किया है और इससे लाखों जो हमारे बाइक चलाने वाले हैं उनको फायदा होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने टैक्स प्रशासन को जन केंद्रित और टेक्नोलॉजी संचालित बनाकर यह सिद्ध किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो राजस्व भी बढ़ता है और विश्वास भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार ने राज्य की 7-8 साल पुरानी सारी देनदारी अब चुका दी है। यह सब डबल इंजन सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से ही संभव हो पाया है। सूबे के सीएम को लगता है कि इससे विकास के साथ औद्योगिक गतिविधियों और जनहितैषी कार्यों का विस्तार होगा। मध्य प्रदेश का सुधर रहा है वित्तीय प्रबंधन। एमपी सरकार को मिल गई पुरानी देनदारियों से मुक्ति। कुशल वित्तीय प्रबंधन, औद्योगिक विकास और जन कल्याण में नए कीर्तिमान स्थापित। पूरे देश में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य जिसने अपनी पुरानी देनदारी को चुकाया। उद्योगों के लिए निरंतर सकारात्मक वातावरण बना रही है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार सुशासन के मूल भाव को साकार कर रही है। राज्य सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर अपनी पुरानी देनदारी चुकाकर नई दृष्टि से विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रही है। सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने एमएसएमई और हैवी इंडस्ट्रीज सहित सभी प्रकार की इकाइयों को गत एक वर्ष में लगभग 5,225 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया है। सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की देनदारियों का 100% भुगतान कर दिया गया है। जनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत ग्रहों के कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है। ताप विद्युत ग्रहों में उपयोग के लिए कोयला भंडारण का अग्रिम भुगतान भी सरकार की ओर से किया जा चुका है। सभी एमएसएमई, हैवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग की सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के लिए लगभग पूरे वर्ष में 5,225 करोड़ की बड़ी धनराशि देते हुए केवल एक विभाग में हमने अपना सारा पुराना जितना भी देनदारी का बकाया था वो सब कुछ चुकाने का काम किया। इसी प्रकार से जनरेशन कंपनी के चारों ताप विद्युत ग्रह द्वारा कुशल प्रबंधन के फलस्वरूप अब तक का सर्वाधिक 11.73 लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडारण किया गया है और उल्लेखनीय कि इसका भी अग्रिम भुगतान हमने कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में लगभग 10-15 वर्ष तक पुराने भत्तों की राशि बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके लिए वर्ष 2025-26 के बजट में राशि आवंटित की गई है, जिससे सरकार पर करीब 1,500 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कुशल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर ही अपने अधिकारी कर्मचारियों की बेहतरी का ध्यान रख पा रही है। अधिकारी कर्मचारी सभी बंधुओं के लिए भी हमने पुराने 9 साल, 10 साल, 15 साल पुराने जो खास करके भत्तों की राशि बढ़ाने का जो बड़ा निर्णय था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने इस तरह में भी इसी बजट में इस बात की गुंजाइश दी है और इसके माध्यम से लगभग 1,500 करोड़ रुपया साल का व्यय भार हम पे बढ़ेगा। लेकिन कुशल वित्तीय प्रबंधन के बलबूते पर हम अपने अधिकारी कर्मचारियों का भी बराबरी से ध्यान रखेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बावजूद इसके गत वर्ष की तुलना में बजट में 16% की वृद्धि की गई है। कुशल वित्तीय प्रबंधन और सभी के सहयोग से सरकार हर क्षेत्र में अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और भारत एट 7 में आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल समय है ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अरे आगे मेरा बाबू आ गया। नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो,
गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब बात करेंगे टीबी मुक्त जैसलमेर की। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम योजना के तहत अभियान चलाकर राजस्थान के जैसलमेर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। पहली बार 57 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। जिले के कुल 199 ग्राम पंचायतों में से 29% अब टीबी मुक्त हो चुकी हैं। इस अभियान की सफलता को देखते हुए अगले कुछ वर्षों में पूरे जिले को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जैसलमेर जिले की 57 ग्राम पंचायतें हुई टीबी मुक्त। जैसलमेर की 199 ग्राम पंचायतों में से 29% अब टीबी मुक्त। टीबी उन्मूलन के लिए चला विशेष अभियान, मिले शानदार परिणाम। जागरूकता, स्क्रीनिंग और निशुल्क इलाज से संभव हुआ बदलाव। अगले कुछ वर्षों में पूरे जिले को टीबी मुक्त बनाने का रखा लक्ष्य। टीबी उन्मूलन में मिसाल कायम कर रहा है जैसलमेर जिला। राजस्थान के जैसलमेर जिले के लिए ये गर्व का अवसर है कि पहली बार 57 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। ये घोषणा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह में की गई। जैसलमेर जिले की कुल 199 ग्राम पंचायतों में से 29% पंचायतें अब टीबी मुक्त हो चुकी हैं। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि किसी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक या उससे कम टीबी रोगी होना आवश्यक होता है। यह उपलब्धि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम योजना के तहत विशेष अभियान चलाकर हासिल की गई है। सितंबर 2022 से शुरू हुई प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम योजना के तहत जिले में व्यापक स्तर पर टीबी उन्मूलन अभियान चलाया गया। हमारे जिले में जो अपने स्टेट से 60 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए आदेश आए थे और वो जो हमारे नॉर्म्स होते हैं टीबी मुक्त पंचायत के जो 6 इंडिकेटर, उसके अंतर्गत हमारी 57 ग्राम पंचायतें हैं वो टीबी मुक्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री महोदय का जो सपना है कि टीबी मुक्त भारत होगा, उसके अंतर्गत हम टीबी मुक्त जैसलमेर आगामी मार्च 26 तक टीबी मुक्त कर देंगे। इस योजना के तहत राज्य स्तर से पंचायतों की रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय स्तर पर भेजी गई। विश्व टीबी दिवस तक विशेष अभियान चलाकर समुदाय में टीबी की पहचान, रोकथाम और उपचार पर जोर दिया गया। इस अभियान के तहत निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र योजना के माध्यम से टीबी रोगियों को पोषण किट और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गईं। इन प्रयासों से टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई और जिले की 57 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। जैसलमेर जिले के 57 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित कर दिए गए हैं इस साल, जिनको कि ब्रॉन्ज कैटेगरी में डाला गया है, और जो 4 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जो कि दोबारा टीबी मुक्त घोषित हुए हैं तो उनको सिल्वर कैटेगरी में डाला गया है। मापदंड माने तो 1000 की जनसंख्या पे एक या उससे कम अगर रोगी मिलता है तो वो ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त के अंदर हम डाल सकते हैं। जैसलमेर में अभी भी कई पंचायतों में टीबी रोगी मौजूद हैं, लेकिन इस अभियान की सफलता को देखते हुए अगले कुछ वर्षों में पूरे जिले को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार, प्रशासन और समुदाय के सामूहिक प्रयासों से जैसलमेर जिला टीबी उन्मूलन में एक मिसाल कायम कर रहा है। जैसलमेर की 57 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जाना जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए भी गौरव का क्षण है। बहरहाल जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि पूरे जिले को अब टीबी मुक्त बनाया जाए।
कैमरामैन कमल योगी के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज, जैसलमेर। भारत एट 7 में वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। भारत एट 7 में अब बात पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की, जिसको लेकर भाजपा ने ममता सरकार पर हमला बोला है। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को धोखाधड़ी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, दोनों ने अपना जजमेंट सुनाया। मैं जजमेंट का एक अंश पढ़ के सुनाता। हमने इस केस के तथ्य को जांचा है, पूरे केस के तथ्य को जांचा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और पूरा का पूरा मामला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैनिपुलेटिव है, उसको मैनिपुलेट किया गया है और फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, धोखा दिया गया है। वेस्ट बंगाल की सरकार और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में दीदी की दादागिरी पूरा विश्व देख रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, यह आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोग देख रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को शॉपिंग मॉल बना दिया है। मॉल बना दिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को। जो खरीदना है आपको, टीचर खरीदना है, नौकरी खरीदना है, सैंड लेके नदी से बेचना है, जो चाहे आप कर सकते हैं, सिर्फ पैसा देना है। शॉपिंग मॉल बना के रख दिया है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा में किया जाने वाला निवेश कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसी के साथ ही पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत बदला है और एक नए भारत के दर्शन हो रहे हैं। आज हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा में किया जाने वाला कोई भी निवेश
और शिक्षा पर किया जाने वाला कोई भी खर्च कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। वह सदैव आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएगा। पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा, एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के हर एक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। क्या वह शिक्षा का हो, क्या वह स्वास्थ्य का हो, क्या वह रोजगार का हो, क्या वह निवेश का हो, विरासत और विकास एक नए पहचान के रूप में पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। नमस्कार।